प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। कल कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट का इनफैक्ट माज़रत चाहता हूँ, कौमी असम्बली और सेनेट के जो इजलास हैं वो उसका ऑर्डर ऑफ द डे जारी कर दिया गया है और इतला तो ये भी थी कि ये मुश्तरका इजलास होने जा रहा है, उसका अभी तक ऑर्डर नहीं आया। लेकिन बहरहाल कल सुबह 10:30 बजे सेनेट का और 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। अब इसमें मुतअद्दिद जो कानून साजियाँ हैं उसके लिए बिल पेश किए जाएंगे। आज भी हमारी इत्तलात के मुताबिक कुछ PMLN की जो लीगल टीम है उसके लोग सुबह से सर जोड़ कर बैठे हैं और उस पर मुशावरत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। कौन कौन से बिल आ रहे हैं उसकी डिटेल्स कुछ हमारे सामने आ गई हैं। जैसे इरफान सिद्दीकी साहब का एक बिल हमारे सामने कल आने जा रहा है और उसमें यह है कि अगर इस्लामाबाद में कोई बगैर इजाज़त जलसा करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी, 3 साल की कैद होगी बगैर इजाज़त जलसा करने पर। यह बिल आ रहा है। इसी तरह से कुछ और भी हैं। तो अब क्या जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल लाया जा रहा है? क्या जो नूर आलम खान साहब के बिल थे वो भी पेश हो रहे हैं? बहरहाल अभी कुछ ही देर में उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक तकरीर की है कौमी असम्बली में और मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया है कि सियासतदानों को गैर ज़रूरी समझने से ज़्यादा बड़ी हिमाकत कोई और नहीं हो सकती। और वो कह रहे हैं कि सियासतदानों को मुल्क के जो मसाइल हैं उससे लाताल्लुक़ करने की कोशिश की जा रही है और वो समझते हैं कि हुकूमत के पास फैसलों का इख्तियार नहीं है और जब तक सियासतदानों के पास फैसलों का इख्तियार नहीं आएगा तब तक मामला हल नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की है 45 और 47 के हवाले से। वो समझते हैं कि चले जैसे भी कोई आ गया, एक फोरम तश्कील पा गया है, 45 पे आया कोई या 47 पे आया, लेकिन बहरहाल इस फोरम को अब इफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब की जो ख्यालात हैं क्या इससे तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर पंजाब असम्बली के 14 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए नई गाड़ियाँ उनको दे दी गई हैं, जबकि सिंध में जो हुकूमत सिंध है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबन 4x4 गाड़ियाँ खरीदने का इरादा रखती है और खरीदने जा रही है। एक तरफ हम जानते हैं कि बिजली महंगी है, आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF अलाउ नहीं कर रहा है कि आप आवाम को रिलीफ दें बिजली की कीमतों में, वहाँ दूसरी तरफ यहाँ पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अख्तर मेंगल साहब के साथ भी आज मुलाकात की है, अपोजिशन ने भी, हुकूमत ने भी। अख्तर मेंगल साहब नहीं मान रहे हैं दोबारा कौमी असम्बली में आने के लिए अभी तक। इन पर बात करते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, JUI के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। अब्दुल कादिर मंदुखेल हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मंदुखेल साहब, खुशामदीद। कमल शोज़ब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये जो कानून साजी होने जा रही है, एक तरफ तो हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आप बांग्लादेशियों की तरह निकलें, वो एक कौम है, उन्होंने साबित किया है कि वो कौम है, अगर आप निकलना चाहते हैं तो निकलें, आपको किसने रोका है? तो एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक बिल आ रहा है कि 3 साल तक कैद होगी जो बगैर इजाजत जलसा भी करेगा। सुनिए जरा हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा है। 1 साल से पड़ा हुआ है बेचारा। वो खून की नहरें बहनी थी, बाहर आने थे 10 लाख अफराद, वो 20 लाख पता नहीं स्टूडेंट आने थे। तो बांग्लादेश कौम है, वो कुर्बानी देना जानती है। आप बांग्लादेश की बंगालियों की मिसालें लेके बैठ जाते हैं। करें ना, निकले, किसी ने रोका आपको? जी कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो इरफान सिद्दीकी साहब बिल आ रहे हैं कि 3 साल कैद होगी अगर आप बगैर इजाज़त इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब सुलझे हुए आदमी हैं, मगर एक सुलझे हुए आदमी से इस तरह की जो उलझी हुई बात की तवक्को नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि उलझी हुई बात की तवक्को नहीं की जा सकती थी। एक फंडामेंटल राइट है और उस फंडामेंटल राइट को जो है ना आप उस पर कदरन लगाने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, और अपनी दाढ़ी जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में पकड़ा रहे हैं इस मामले में। तो ये कल आपके गले में पड़ेगा। कल हमने तो जिस दिन जलसा करना था, हम तो जलसा करके बता भी देंगे आपको। ये अपने उन दोस्तों को, नून लीग के दोस्तों को मैं कह रहा हूँ, जिस दिन हमने जलसा करना था और जहाँ पे भी करना था हम करके आपको बता देंगे। मगर बात यह है कि इस तरह से जो है ना आप दस्तूरी हकूक़ को जो है वो आम कानून साजी के तहत जो है नीचे जो है वो उसको कर्टेल ना करिए। ये गलत हो रहा है। आज आप हुकूमत में हैं, शायद आपको पता नहीं चल रहा, या जिनके कहने पे आप कर रहे हैं वो भी शायद उनको भी समझ में नहीं आ रही है, मगर ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। लोगों की आवाज़ को दबाना, लोगों की आवाज़ के ऊपर पाबंदी लगाना,
तो ये बहुत गलत होता है भाई। अगर वो 10 लोग इकट्ठे होते हैं या 10,000 होते हैं या 10 लाख होते हैं, आपका क्या इशू है? उनको एक बात करने का या कहने का हक है, वो यकीनन कहें और करें। ये तो मुमकिन होता है कि जैसे इंग्लैंड में हाइड पार्क जैसी जगह हैं कि भाई ये चले जी वो हाइड पार्क में जो है ना जो कुछ भी आगे प्रोग्राम हो गए तो वो हर शहर में एक आप प्रोग्राम के तहत जो है ना हाइड पार्क टाइप की चीज़ें बना दें, प्रेस क्लब के साथ बना दें, कहीं और बना दें, लोग अपने जलसे वहाँ करें, मीडिया भी वहीं मौजूद हो, सब कुछ करें। मगर इस तरह से आप उसके ऊपर उसको काबिल सज़ा जुर्म बना देना कि जिसको जो है ना डिप्टी कमिश्नर कह देगा उसकी विजडम में जो जलसा नहीं हो सकता, उसकी विजडम में जो है ना हालात ठीक नहीं है, लेकिन कामरान साहब जो है ना अगर कोई निकल आए वो जलसे के लिए तो उसको सजा होगी। लेकिन कामरान साहब जैसे कि आपने कहा कि हमने करना होगा तो हम करके दिखाएंगे, यही तो मसला है कि कानून का इतलाक सब पर यकसान तौर पर नहीं होता। आपके खिलाफ शायद कोई FIR ना हो 3 साल की सजा के लिए, लेकिन कोई और जमात करे तो उनके रहनुमा पर शायद हो जाए। आपको पता नहीं है इसका, FIR हुई है। ये हमारा जो अपना जो हमारे जो साथी जो रजाकार होते हैं उनके ऊपर जो है ना वो मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से FIR हुई हैं। ये पिछली रजीम की जिसमें नून भी शरीक हुआ करती थी, और वो मुख्तलिफ जो है ना वो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस में है। वो अब वो कोई पटिशनें लगानी है, वो रोज़ मेरे साथ आके, वो अब्दुल्ला साहब हैं, खिलजी साहब हैं, तो वो रोज़ मेरे साथ आके रोता है कि मेरा नाम तो उसमें सबसे पहले है। अच्छा। तो वो अब कोई पटिशन लाहौर में लगेगी, कोई पेशावर में लगेगी, कोई जो है ना वो कोयटा में लगेगी, कोई सिंध में लगेगी जाके, तो वो हमारे ऊपर भी इसी तरह से वो करते हैं। मगर बात यह है कि एक हमारा सियासी हक है, एक हमारा बुनियादी हक है, आप उसको जो है उस पर कदरने नहीं लगा सकते। तो हमने फेस की हैं वो सारी जो है ना वो जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं PTI के दौर में दर्ज हुई हैं। तो बहरहाल वो वक्त देखिए बदल जाता है, ये वक्त भी बदल जाएगा ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वक्त बदल जाने आप ना करिए, आप लोगों को जो है वो दस्तूरी हक इस्तेमाल करने। बिल्कुल सही है। कमल शोजब साहबा, ये बताइए कि अब ये जो कामरान साहब तो कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, जो है एक राइट ऑफ असेंबली जो है पुरअमन तरीके से इकट्ठे होना और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना, लेकिन कानून साजियाँ कल होने जा रही हैं और उसमें इरफान सिद्दीकी साहब का ये बिल भी शामिल है कि 3 साल की सजा होगी जो बगैर इजाज़त जलसा करेगा। आप 8 तारीख को जलसा करना चाहते हैं, उसके बाद आप लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, तो तैयार हैं 3-3 साल की सजा भुगतने के लिए? क्योंकि आपका इजाज़तनामा तो चंद घंटे पहले ही मनसूख होता है, आप ज़हनी तौर पर तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपका इजाज़तनामा मनसूख हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। देखिए ये इन्होंने कामरान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर आप पाकिस्तान को इस आइन के मुताबिक चला रहे हैं, इस आइन की किताब तो आर्टिकल 14 से लेके 15, 16, 17, 18 ना, ये सारे राइट्स आप लोगों के सल्ब कर रहे हैं ना। उनको इज़हारे हक के जो इज़हारे आज़ादी का राय है, फिर राइट टू असेंबली है, ये सब तो आपने इतने शदीद तरीके से आप वायलेट कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं सो वो तो इस बेसिक आपकी आइन की किताब के अगेंस्ट आप जाके कुछ कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर नहीं बन सकता। आप अवाम के बुनियादी हकूक, पॉलिटिकल पार्टीज के बुनियादी हकूक, शख्सियात के बुनियादी हकूक को सल्ब करके बैठे हुए किस तरफ जा रहे हैं? और फिर बड़ी बेशर्मी के साथ सारे अपने आप को जमहूरी भी कहते हैं, जमहूरी लीडर्स कहते हैं, स्टेट्समैन कहते हैं। देखें, हर किसी को ना जरूरत है और ना उनको करना चाहिए जिस तरह का जलसा नवाज शरीफ साहब ने किया कि जी वो लंदन से सीधा पहुंचे, बायोमेट्रिक वाली वो जो टीम्स हैं नादरा की वो पहुंच गई जहाज के पास ही, उनके वहां उनसे अंगूठे लगवाए, बायोमेट्रिक कराए और उसके बाद जनाब अली उनको सीधा मीनार पाकिस्तान पे लॉन्च कर दिया गया। तो आपके पास तो मैंडेट भी नहीं, अवाम आपके साथ भी नहीं खड़ी। और जो बात ये कह रहे थे मैं उसी को सेकंड करूंगी कि चाहे 10 लोग आए या 10 लाख लोग आए, ये पाकिस्तान का आइन आपको इजाजत देता है। आप कैसे सलब कर सकते हैं? और एक DC लेवल का शख्स जिसने पहले MPO लगा के बेड़ा गर्क किया, 3-3 महीने की डिटेंशन ऑर्डर्स पॉलिटिकल लोगों के निकाल देते हैं, एक फॉर्चूनर दे के आप उनसे कितने काम कराना चाहते हैं? और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला के उनसे सवाल जवाब करती है, उसके बाद जनाब फिर कोर्ट्स की सख्ती आ जाती है, फिर जजेस की सख्तियां आ जाती हैं, फिर उनके अब तो उन्हें निशाने इम्तियाज या पता नहीं तमगा इम्तियाज भी अनाउंस हो गया ना, वो 23 मार्च को उनको तमगा भी मिल जाएगा।
आप तो जमहूरियत क्या कोई पानी अगर दम करके कहीं से मिलता है तो वो पिलवा दें, क्योंकि जमहूरियत नाम की चिड़िया पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। सही है, पता नहीं, वो मेरा ख्याल है वो जो उड़ जाते हैं परिंदे। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि इस हुकूमत ने, ये पीडीएम की हुकूमत, खजाने खाली हैं आपके पास, झूठे आप नंबर्स दे रहे हैं जी, इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। डीसीज को और सारे आपके जो कमिश्नर्स हैं, डीसीज को आपने फॉर्चूनर से नवाजा, कमिश्नर्स को आपने लैंड क्रूजर से निकाला। अब्बाजी का माल है आपका। कादिर साहब के आपके बगैर तो हुकूमत के पास सादा अक्सरियत है नहीं, आपके बगैर तो इस तरह की कानून साजी हो नहीं सकती। क्या पीपल्स पार्टी बेसिक फंडामेंटल राइट है एहतजाज करने का, जिसको आप भी कई मरतबा एक्सरसाइज कर चुके हैं, क्या आप ऐसे किसी कानून में, ऐसे किसी बिल में सपोर्ट करेंगे हुकूमत को? और आपके बगैर तो ये कानून बन नहीं सकता। साहब ने जो ताना मारा है वो पीटीआई को मारा है, और उसने ये इनको बताया है कि हमने जलसा करना हो हम कर भी लेंगे, आपको बता भी देंगे, हुकूमत को बोला है। लेकिन पीटीआई ये कि परमिशन नहीं मिल रहा है, एनओसी नहीं मिल रहे, तो ये सारी चीजें जो है ना वो पीटीआई की तरफ जा रही है। यकीनन अगर आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 देखें तो ये जलसे जुलूस का और उनकी इजाजत देते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देख ले पूरा आइन के रूल से तो ये यकीनन दुरुस्त नहीं है, मगर उसको एक स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से उसको मेंशन की इस्लामाबाद। अब आप देखिए, इससे पहले जो पीटीआई का जो धरना हुआ था उस वक्त चाइना का सदर आ रहा था, और फिर उसके बाद अब चाइना का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है 11 साल बाद। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर पीटीआई का, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इसको जस्टिफाई इस लिहाज से करूँगा कि ये सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक मौजूद है, क्योंकि यहाँ टांगा पार्टी भी आ जाती है डी चौक पे और एवन पार्लियामेंट हाउस के सामने जो है ना वो जलसे जुलूस करने के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि पार्लियामेंट, और फिर माजी अगर आप पीटीआई का देख लें, इसी डी चौक को ले लें, कामरान मुर्तजा साहब भी पार्लियामेंट लाजिज में थे, मैं भी पिछले असम्बली में था। हमने जो, आप यकीन करेंगे, हम अपने घर से निकल नहीं सकते थे, आंसू गैस और फायरिंग और वो सारी चीजों को जो एक हाल था, एक खौफ का आलम था। और फिर जब सुबह हमने देखा तो वो एटीएम मशीनें भी तोड़ के ले गए, वहां दरख्तों को भी आग लगा ली है, घास को भी आग लगा ली, ये सारी चीजें। क्या आइन का आर्टिकल 16 और 15 के तहत ये आता है? क्या आगे आपको जलसे जुलूस की इजाजत हो तो आप ये सारी चीजें कर दें? नहीं, देखिए आप जब, लेकिन बंदो खैर साहब, जब आप 40 शर्तों के साथ एक जगह मुख्तस करके खुद इजाजत देते हैं कि आप तनोल में कर लें या फलां जगह पे कर लें, और फिर आप 2 घंटे पहले वो इजाज़तनामा मनसूख कर दें, तो आपने इजाज़त दी है किसी मखसूस जगह पर और शर्तें लगाकर दी है कि ये शराइत हैं 40, आपको इसको की पासदारी करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग हुकूमत के यहाँ तो होती है ना कि जी ठीक है हम आपको अलाउ कर रहे हैं जलसा करने के लिए। अब वो अगर आप उसका ले ले जो जलसा एंड टाइम पे कैंसिल हुआ 8-9 बजे, आप मुझे बताओ जो पूरे पाकिस्तान से उन्होंने लोगों को बुलाना था, क्या वहां पे आपको स्टेज नजर आया? क्या कुर्सी नजर आई? कोई कैंप नजर आया? कुछ तो नजर आया जी। 5 मरहले के प्लॉट पे उन्होंने पूरे पाकिस्तान का जलसा करना था। तो बेसिकली ये जलसा नहीं करते, ये इंतशार फैलाता है, ये अफरा तफरी करते हैं। तो इसलिए आप सपोर्ट करेंगे इस कानून को? ये सुप्रीम कोर्ट इरफान सिद्दीकी साहब के बिल को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी, फिर आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं आपको दोबारा एक बात बताऊं कि मैं पीपल्स पार्टी के गद्दा सरुकर के हिस्से के अलावा मैं एक सामाजिक कारकुन भी हूँ। मैं इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि ये ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं हुआ है, ये सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद तक हुआ है। और इस्लामाबाद की हदूद का मैंने आपको बताया कि माजी में जहाँ चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे, इमरान खान साहब ने क्या वहाँ पे धरने का जो 126 दिन का धरना रात को होता था, आपने वो देखा था। अब आज चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 11 साल बाद आ रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारे जलसे जुलूस जाए ना पेशावर में करे, लाहौर में करे, कोयटा में करे, कराची में करे, जहां मर्जी करे, इस्लामाबाद क्यों? और फिर इस्लामाबाद का माजी का इनका ये चीजें बता रही, मैं कह रहा हूँ कि ये अप्रिशिएटेबल नहीं है।
लेकिन इनकी माजी, इनकी करतूत देखे आप जरूर ये कह सकते हैं कि ये कुछ न कुछ करेंगे। आप मुझे बताओ 5 मरहले के प्लॉट में पूरे पाकिस्तान को बुला के और कुछ स्टेज वो 5 मरहले का प्लॉट उन्होंने तो सर उसमें मंदोखैल साहब ये तो अदालत में पीटीआई खुद कह चुकी है कि भाई ये छोटी जगह है, हमें कोई और जगह दे दें, लेकिन डीसी साहब ने कहा कि नहीं यही जगह मिल सकती है। तो फिर क्या करेगा कोई जब अगर अच्छा उसी जगह पे ले हम तो आप पाकिस्तान का जलसा बना रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो तो उसका तो 3 दिन पहले इंतजाम होते हैं। आपको कोई कुर्सी, कोई टेंट, कोई लाउड स्पीकर, कोई चीज नजर आए? अगर ये रात को जलसा कैंसिल नहीं होता, इसका जवाब तो कमल ही दे सकती है। जलसा किस पे करता है? एक मिनट आप मुझे बताओ, चलो हुकूमत ने एनओसी कैंसिल कर दी है, ये इमरान खान साहब क्यों मिन्नतें कर रहा था कि यार खुदा का वास्ता मुझे टेलीफोन करने दे, किसी को बुला दे, मैं इनको बताऊं? ये तो खुद मान रहे हैं ठीक है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जलसा कैंसिल किया है। तो आप मुझे बताओ आप जलसा किसके खिलाफ कर रहे थे और फिर एस्टेब्लिशमेंट के ठीक है। चले इसका कोई जवाब अगर आप देना चाहें कमल साहबा, इसका मतलब तो ये हुआ कि 8 तारीख का जलसा भी खटाई में, अगर आप जलसा करना ही नहीं चाहते तो इसका जवाब मुख्तसरन दे दे, मैं फिर कामरान साहब की तरफ जाऊं। परेड ग्राउंड दे दें, हमें तो कोई मसला नहीं है जी। और अगर हम 5 मरले की प्लॉटी में कोई काम करना चाह रहे हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए, फिर घबराहट किस बात की है, खौफ किस बात का है? ये 40-40 निकात लगा के क्यों दे रहे हैं? और वो जो उसमें लिखा है कि तमाम जो शुरका हैं इसके जलसे के उनके नाम भी भेजें, तो मैं इन्हें बताना चाह रही हूँ हमने दावत वलीमा नहीं दिया हुआ, हमने जलसा करना है, आप छोड़ दें बस, रिलैक्स करें। और जहां तक आप बातें करें ना कि जी इस्लामाबाद में आए और इनका माजी है, माजी आपका है बहुत जबरदस्त किस्म का। 13 मई को रेड जोन में आप सबने मिलकर, पीडीएम ने हुकूमत में बैठे हुए जजेस के खिलाफ जो है वो वहां पर दावा बोला, आपका माजी है। 8 मार्च को आपके लीडर बिलावल साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, डी चौक पे खड़े होकर तकरीर की और कापे टांग गई जैसी एक जबरदस्त किस्म की उन्होंने इख्तरा जो है वो उस वक्त ही पेश की थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सारे पाकिस्तान से इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च और लेकर इस्लामाबाद आए थे। आप सोच लें कि रास्ते किसके बंद करें। और वो जो महंगाई मार्च था जो रात को 2 बजे आया था अंधेरे में और गायब हुए थे, उसके बाद पीडीएम की और मरियम साहिबा का और हमजा शहबाज का स्टेज जो सजा था और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी सारे लोग बैठे थे, वो सारे इस्लामाबाद ही तशरीफ लाए थे। ये सोच समझ के कानून साजी करिएगा, ये बड़ी जल्दी हालात यहां से चेंज हो जाते हैं। अवाम जिनके साथ खड़ी हुई है उनको आप रोक नहीं सकते। इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान की अवाम बैठी हुई है, कोई बाहर से आके नहीं बैठे, बाहर से सिर्फ फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, चलिए बस सारे पाकिस्तानी अवाम बैठी हुई है। और जलसे की बात ये 47 की जो आपने बात की, फॉर्म 47 की बात आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की। हम नहीं जलसा कर सकते तो हमारा मसला है ना, आप हमारी बीच में रखने ना डालें, आप जगह दे दे, परेड ग्राउंड दे दें। अभी तो इमरान खान अंदर बंद है, परेड ग्राउंड दे दे, देखे फिर हम आपको जलसा करके चलिए बिल्कुल सही है। लेकिन वो क्या कहते हैं, आपका माजी ऐसा नहीं है कि आप पे भरोसा किया जा सके ना, आपके माजी आपका ऐसा नहीं है कि आप पे भरोसा किया जा सके, ये उनका नुक्ता नजर है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 45-47 की बात की है, सुनिए जरा। मौलाना साहब फरमाते हैं कि अब जैसे भी आ गए, कोई 45 पर आया, कोई 47 पर आया, लेकिन बहरहाल यही लोग हैं जिन्होंने अब निज़ाम को आगे चलाना है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मौलाना साहब। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और जोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए। इस पर कामरान मुर्तज़ा साहब क्या मतलब क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बस जो जैसे आ गया उसको मान लिया जाए, उसको तस्लीम कर लिया जाए, उसी से कानून साजी कराई जाए, उसको पार्लियामेंटेरियन तस्वुर किया जाए और उसको पूरा एहतराम इज्जत दी जाए, चाहे वो 47 पर क्यों ना आया हो? यानी ये मतलब है कहने का या कुछ और है? नहीं, इसका एक जो रेलेवेंस है वो बलूचिस्तान के हालात से बनता है। बलूचिस्तान के हालात में आप वहाँ पे ना पार्लियामान को आप जो है ना वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, ना मुंतखब नुमाइंदों को। ये अलग बात है कि आपने एक नर्सरी बनाई हुई है और उस नर्सरी में जो है ना वो पौधे लगाते हैं, वो अच्छी आबो हवा में, एसी में या हीटर में, और उसके बाद वो निकाल के वो अचानक जो है ना वो किसी दिन जो है ना अप्रूव करवा के फॉर्म 47 या 49 से जो है ना वो आ जाते हैं। वो फॉर्म 45 के साथ कहीं पे जो है ना वो मैच नहीं कर रहे होते और कहीं पे फॉर्म 45 भी ना 4 तरह के लोगों को दिए गए हैं। मेरे पास और है, दूसरे के पास और है, तीसरे के पास और है। तो ये सारे मसाइल होने के बावजूद
मसाइल के हल के लिए आपको पार्लियामान की तरफ देखना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि हमारा पार्लियामान जो है ना बड़ा जो है ना वो डिफेक्टिव, उन्होंने डिजोरो और डिफेक्टो की भी बात की। डिजोरो ये है कि जो कानून के मुताबिक आए, जिसके साथ जायज़ होने का जो है ना वो ठप्पा लगाओ, यहाँ पे जायज़ ना होने का भी हो, मगर डिफेक्टो मतलब इस वक्त ज़ाहिर है इसी पार्लियामान के ज़रिए हुकूमत आई है, फैक्ट यही है कि वो रूल कर रहे हैं इस वक्त। तो मामलात को उसको लेके चलिए, इसी के ज़रिए लेके चलिए, बजाय ये कि आपकी कहीं पे एपेक्स कमेटी आ रही है, कहीं पे जो ना वो कोई और जो ना ताकत आ रही है, उनको छोड़ दीजिए, पार्लियामान को एक्टिव करिए, इफेक्टिव करिए और उसको जो ना मुल्की मामलात के हल पे लगाइए। तो मामलात को दुरुस्त करने के लिए आपको पार्लियामान को जैसा भी है, जहाँ पे भी है, जैसा भी है, आपको उसको जो है ना वो इफेक्टिव बनाना होगा। अभी बाकी मामला तो ज़ाहिर है अदालतों में हैं, अदालतों में कुछ में वो हो जाएगा, अपना पिटिशन अलाउ हो जाएंगी, कुछ में नहीं होंगी। ज़्यादातर में टेक्निकल नॉकआउट हो रहे हैं कि जी पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदोखैल साहब, अख्तर मेंगल साहब को मनाने में हुकूमत नाकाम रही है। अख्तर मेंगल साहब का जाना, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज पर तशवीश का इजहार किया है। सियासतदानों की अहमियत है और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात में तो बलूचिस्तान से मुतल्लिक सीनियर सियासतदानों की बहुत अहमियत है। तो इस पर कितनी तशवीश का इजहार किया जाना चाहिए और कितनी परेशानी की बात है, और क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं इसका बलूचिस्तान पर अगर अख्तर मेंगल साहब वापस नहीं आते तो? देखिए, पहले तो ये कमरान मुर्जा साहब अच्छी तरह जानता है, बलूचिस्तान का मतलब पूरा बलूचिस्तान नहीं है। 60% वहाँ पश्तून आबादी है। अगर आप क्वेटा डिवीजन ले ले, जोब डिवीजन ले ले, चमन पिशीन वाला ले ले, और ये एरिया जो है ना यहाँ तो पुरअमन है। अगर कुछ वो है जैसे ये मसखेल में वो वाकया या ग्वादर में या तुर्बत में, तो उसको आप पूरा बलूचिस्तान नहीं कह सकते। कमरान मुर्जा साहब बेहतर दूर दरबस से वाकिफ है। और मैं फिर ये भी कहूंगा कि अख्तर मेंगल साहब की बात भी दुरुस्त है, क्योंकि माजी में उन्होंने पीटीआई के साथ मुआहिदा किया था और उस मुआहिदे पे पीटीआई ने अमल दरामद नहीं किया, तो मेंगल साहब जो है ना वो फिर पीडीएम को हुकूमत का हिस्सा रहे और बाकायदा इनके वजीर थे, इनके हुकूमत में हर चीज़ में, कमेटियों में, हर चीज़ में मशावरत थी उनके साथ। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि अगर एक तकरीर उसको नहीं दिया गया है और उस चीज़ पे वो नाराज़ है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तकरीर तो बहुत सारों को नहीं मिलती थी और हमें भी नहीं मिलती थी, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको मना लेंगे, क्योंकि पीटीआई भी जोर लगा रही है कि उसका इस्तीफ़ा मंजूर ना हो जाए और हुकूमत भी चाहती है कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर न हो, क्योंकि एक ज़ेरक सियासतदान है और जो आवाज़ वो असम्बली में उठा सकता है शायद वो मीडिया के साथ नहीं उठा सकेंगे। हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब कमर शोजब साहब, एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई एनआरओ मांग रही है और डेस्परेशन है पीटीआई के यहाँ कि प्लीज़, और रऊफ हसन साहब की मिसाल दे रहे हैं कि रऊफ हसन साहब बार बार कह रहे हैं कि जी प्लीज़ हमसे बात करें, इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करें, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। सुनिए ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा। इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नता कर रहे हैं, आज जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। इस वक्त दे आर डेस्परेटली ट्राइंग फॉर एन एनआरओ। जो इनके हालात हैं, उस हालात में ये चाहते हैं कि हमें कोई रिलीफ मिले, एस्टेब्लिशमेंट रिलीफ दे। जिनको आवाजें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरा उधर करते हैं तो कर लें। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, साफ साफ हुकूमत ने जवाब दे दिया है। अब कमल शोजब साहब, एक तो वो ज़रा अगर चाहें तो आप मौलाना की बात को भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि 45 पर आए हैं या 47 पर आए हैं, बहरहाल अब आ गए हैं तो इनसे काम लीजिए और इनको अहमियत दीजिए। और दूसरा ये जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है, रऊफ हसन साहब बार बार ये बात दोहरा कर क्यों कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है इस बात की? जब इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात ही करना नहीं चाहती, आप क्यों बात करना चाहते हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की जो भुखलाहट, तो बड़ा ही बेचारों का मुझे तरस आता है उन पे, मेरी हमदर्दी है। जब आप उसी फॉर्म 47 की पैदावार हो, 50-55 हज़ार वोटों से आप हारे हुए हो वहाँ रेहाना डार साहिबा से, तो फिर उनकी जो तकलीफ और जो टेढ़ की पीड़ है ना, वो बिल्कुल जायज़ है। और इस उम्र में फिर इसी किस्म की बातें होती है। मिनते तरलों के लिए तो ये मशहूर है भाई, इन्होंने तो खुद माना हुआ है। बाजवा साहब को फोन कर करके मिनते करके पिछली दफा भी इलेक्शन निकाला था अपना आखिरी दिन में, और अब इस दफा तो ये फोन नहीं किया था उन्होंने,
पूरा ही मतलब वो क्लैरिफाई कर चुके हैं, उन्होंने फोन नहीं किया था, उन्होंने छोड़े ना जी, व्हाट्सएप किया था। मैंने इन कैमरा सेशंस, मैंने असेंबली के इन कैमरा सेशंस अटेंड किए हुए हैं और बाजवा साहब ने ब्रीफिंग दी थी आके, जब अफगानिस्तान वाला ऑपरेशन होने वाला था या जो भी सारा मामला है वो होने वाले थे, जो डायलॉग वाला, सबसे पहले जो तीर की तरह जाके उनसे मुलाकातें करते थे और जो आगे हाथ बांध के खड़े होते थे वो ख्वाजा आसिफ साहब थे। कभी कोई बातें इन्होंने हमें ये कर दिया वो कर दिया, और फिर उसके बाद जब ये डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और हुकूमत में जिस तरीके से 17 सीटों के साथ, जिस मैंडेट के साथ ये बेचारे आके बैठे हैं, इनकी बौखलाहट जो है वो बिल्कुल दीदनी है। अच्छा, अब आप एक जरा वो डिफरेंस देखिए, एक तरफ जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के आप बयान देखें कि वो क्या बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके ख्वाजा आसिफ साहब के और एहसन इकबाल साहब के अगर आप बयान देखें तो आपको वाज़े नजर आएगा कि PMLN की और PMLS की जो मामलात हैं वो बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। जिनको बड़ी मुश्किल से हाथ पांव जोड़ के गिट्टे गोडे के आगे पढ़ के हुकूमत मिली है, वो बेचारे कहते हैं कि बस जो मर्जी है, चाहे हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हमें कठपुतली तमाशे कराए जा रहे हैं, हमसे जो मर्जी स्टेटमेंट्स हैं वो दिलवाई जाती है, हमारी टके की भी औकात नहीं, लेकिन हुकूमत हमारे पास ही रखे ताकि हम जो है ना ये तमाशे अपने जारी रखें। और जो खुद बाहर हैं वो अब और किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ख्वाजा आसिफ ने, कमल साहब जो कुछ कहा है, एक सेकंड सिर्फ, ख्वाजा आसिफ ने जो भी कुछ कहा है वो रऊफ हसन साहब के बयान को बुनियाद बनाकर कहा है ना। रऊफ हसन साहब बार बार एक बात दोहरा कर कह रहे हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमने बात नहीं करनी या उन्होंने नहीं की, तो आपको बार बार कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? मैं आपको उसी का बयान कर रही हूं। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब आज डायलॉग की टेबल पे आ जाए तो ये केसेस तो खत्म हो जाएंगे। आपने लास्ट टाइम क्लिप चलाया था उनका प्रोग्राम में, अगर डायलॉग की टेबल पे ही आना था या प्लेटलेट्स गिरवा के लंदन जाना था तो वो वाले मामला तो 5 अगस्त में उनकी अरेस्ट से पहले वो कर सकते थे। रऊफ हसन साहब ने बड़ा क्लियर एक सिर्फ सिंपल बात बताई है कि 22 तारीख को जो जलसा मौखर करवाया गया था उसको बाद में हुकूमत खैर अपने गले का ताज बना रही थी, सर का ताज और गले का मेडल बना रही थी कि वो तो हमारी रिक्वेस्ट पे हुआ था, लेकिन रऊफ हसन साहब ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बात की है कि कॉन्टेक्ट किधर किया गया था और किस तरीके से इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज इस वक्त ये ना करें, क्योंकि खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें के तनासुर में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और तमाम मजहबी जमातें इस वक्त सड़क पे हैं, तो आप अपना जो सियासी जलसा है उसको मौखर कर दीजिए। और क्योंकि वो हमारे जो लीडर हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम में उन्होंने ये बात की कि अच्छा ठीक है हम इस दिन कोई किसने कहा था इमरान खान को लेके नहीं जाते। ये सबसे बड़ी जनाब जो लोग गए हैं जो वहां पे मुज़ाकरात कराए, अब रऊफ हसन साहब तर्जुमान है, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो ऑब्वियसली किसी बात पे दी है, लेकिन जहां तक डायलॉग की या डील की या किसी और चीज की बात हो रही है तो खान साहब अपनी बयान स्ट्रेट फॉरवर्ड दे चुके हैं। इस जो हुकूमत है इसके पास क्या मैंडेट है मुझे बताइए। ये एक बजट तो सही तरीके का दे नहीं सके, ये आज तक कोई काम कर नहीं सके। IMF की शराइत जो इन्होंने खुद आके लोगों को झूठ बोले कि जी 200 यूनिट आएंगे तो हम इतना रिलीफ देंगे, 300 यूनिट आएंगे तो हम ये देंगे, पेट्रोल की कीमतें हम इतनी करेंगे, एक भी काम कर सके। चले सारा कुछ छोड़ें, ख्वाजा आसिफ साहब बता दें कि उनकी जो भतीजी साहिबा की हुकूमत चल रही है उन्होंने तो बच्चों को छुट्टियों के बाद मुफ्त दूध बांटने की बात की थी। दूध का डब्बा जो है वो 380 रुपए का कर दिया। दूध क्या देना है? उनके माँ बाप कोई भूखा तरसा के मारने लगे, बच्चों को क्या दूध देना है? फेल्ड पॉलिसीज है, बगैर मैंडेट वाली हुकूमत है। और मैं देखिए एहतराम के साथ मैं जो अपने मौलाना साहब का स्टेटमेंट है कि जैसे भी है जो भी आगे, मैं इससे इसलिए इसको एग्री नहीं करती क्योंकि मैं अफेक्टेड हूं इस फॉर्म 47 की। मेरा केस चलने नहीं दिया जा रहा ट्रिब्यूनल्स में। अगर अवाम के सही मुंतखब और रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे नहीं आएंगे और आप उनके साथ नहीं स्टैंड लेंगे तो अवाम की तर्जुमानी इस ऐवान में कैसे होगी? जमहूरियत का मतलब क्या है? अगर आप जमहूरियत की नफी करके फॉर्म 47 की हुकूमत को मान लेंगे तो फिर तो सारा मामला ही खत्म हो गया, फिर तो एक कठपुतली तमाशा चल रहा है, इसको चलाते रखें। लेकिन हम इसको ना जमहूरियत कह सकते हैं, एक और चीज भी इलेक्टेड हुकूमत कह सकते हैं। राइट, आप नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है। मैं पिछले दिनों अडयाला जेल में इमरान खान ने एक और बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत 2 कोशिशें कर रही है, या तो वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल को एक्सटेंशन देना चाहती है और उन्हीं को चाहती है कि वो कंटिन्यू करें, या फिर सीनियरिटी के उसूल को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए
अपनी मर्जी का नीचे से कोई उठाकर चीफ जस्टिस ऊपर लाना चाहती है। लेकिन अब PMLN के मुतअद्दिद बयान सामने आए। ताज़ा तरीन बयान में दानियल चौधरी साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। खुद आदम तारड़ कह चुके हैं कि हमारे पास नंबर पूरा नहीं है तो हम कोई तरमीम नहीं ला सकते। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि हमारे पास नंबर पूरा नहीं है तो हम तो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं रखते तो हम कोई जुडिशल पैकेज नहीं ला सकते। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या ये बाब बंद हो चुका, ये कोशिशें जो जारी थी या डिस्कशंस जो हो रही थी या कोई कानून साजी इस सिलसिले में होने की बात हो रही थी या ये चेमगोइयाँ थी, ये बाब अब बंद हो गया? ये तय है कि जो सीनियरिटी में यानी जो इस वक्त सीनियर प्यून जज हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे? अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। पाकिस्तान में तो कानून की मौजूदगी के बावजूद दुआ भी करनी पड़ती है कि अल्लाह करे कि कानून पे अमल भी हो। तो मैं दुआगो हूँ। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, अब्दुल कादिर बंदोखेल साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।